इन्फॉर्मेशन लिखिए और फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से आ जाइए सारे के सारे स्टूडेंट। आ जाइए आ जाइए। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। पीसी में डाउनलोड नहीं होती बेटे, पीसी में नहीं होती, ऐप के अंदर हो जाती है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कोई बात नहीं, पहले बात ही करेंगे, उसके बाद ही पढ़ेंगे। जस्ट 30 सेकेंड और वेट कर लीजिए, बच्चे आ जाएं एक बार, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ आपको। टेलीग्राम लिंक है बेटा, कॉमर्स नेट अचीवर्स। चलो अपनी बातें बंद, तो अभी मैं बोलूं कुछ। चलो अब मेरी सुन लो, ठीक है? आपने जितनी बातें बतानी थी बता दी, अब 10 मिनट के लिए शांति से जो मैं बोलने लगा हूं उसको सुनना। ओके। एक चीज जो मैं आज से नहीं, आपको शुरू से बोला है, वो यही थी कि आपका एग्जाम है वो जून में होने वाला है। अगर आपको इस बात पे भरोसा नहीं है तो आप मेरे पिछले बैच, पिछले कोर्सेज देखो। मैंने कम से कम 10 बार ये चीज मेंशन की थी कि अभी दिसंबर तक ये एग्जाम्स को खींच के लेके गए हैं, तो अब इसी सर्कल को ये चलाया जाएगा। ठीक है जी? तो जून और दिसंबर में एग्जाम होने वाला है। ठीक है, ये मैंने आज नहीं बताया था, ये आप लोगों को पहले भी बताया था। ठीक है जी? तो ये जो अजम्पशंस बनाई थी, ये जो मैंने पॉइंट्स रखा था, उसके पीछे एक लॉजिक भी था, और उस लॉजिक को, वो लॉजिक सही भी प्रूव हुआ। ठीक है, कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं है। पॉइंट अब क्या है यहाँ पर, ध्यान से समझ लो। यहाँ पर जो इशू है
यहाँ पर जो चीज है जिसपे आपने ध्यान देना है या जिस चीज पे आपका फोकस होना चाहिए वो क्या है कि अब ये मान के चलो कि फर्स्ट और सेकंड वीक, मतलब फर्स्ट वीक और सेकंड वीक, अगर मैं जून की बात करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे हम जून रखते हैं, ये जून का फर्स्ट वीक है, सपोज करो 1 से 7, और ये सेकंड वीक है 8 से 14, मतलब मोस्ट प्रोबेबली हम मान सकते हैं कि 15 के आसपास आपका एग्जाम हो जाएगा। स्टार्टिंग में नहीं होता कभी भी, ये कंफर्म है कि एग्जाम 15 के बाद ही होगा जहां तक मुझे लगता है, ठीक है। उससे पहले तो आज तक कभी हुआ नहीं है, जून में भी होता है तो 10 12 15 का हो सकता है, 20 के बाद हो। तो आप ये मान के चलो, अभी मोटा मोटा सा ये मान के चलो कि आपके पास 15 जून तक का टाइम है, 15 जून तक का टाइम है आप लोगों के पास प्रिपरेशन करने के लिए। और उससे पहले अगर ये बात हम जून की करते हैं, अगर ये बात हम जून की कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, जून की बात कर रहे हैं, तो इससे पहले का महीना कौन सा होगा, मई का। मई के महीने में कितने दिन होते हैं, 31, 31 डेज होते हैं मई के महीने में। और अभी हमारे पास जो चल रहा है वो कौन चल रहा है, अप्रैल चल रहा है। और अप्रैल में वैसे 30 दिन होते हैं, तो आज से हमारे पास 20 डेज है, मतलब आज से मतलब 11 हो गई है, तो ऑलमोस्ट 20 दिन का जो टाइम है वो आप लोगों के पास है। कितना टाइम है आपके पास, 20 दिन का टाइम है, ठीक है जी। तो अब ये मान के चलो कि कुल मिला के यू हैव अराउंड 60 to 70 डेज, 60 से 70 दिन का टाइम आप लोगों के पास है। 60 मतलब मिनिमम, मतलब 60 तो है ही, और 5-10 मिनट ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। 60 से 70 मिनट का दिनों का टाइम है आप लोगों के पास प्रिपरेशन करने के लिए, है ना। तो ये बात समझ आ गई। तो देखो, एक बात तो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्या है कि ये जो महीना है, ये वाला अप्रैल का महीना, इस महीने के अंदर आपका जो फोकस होना चाहिए, ध्यान से सुन लो, जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है, जो बच्चे लेट क्लास ज्वाइन किए हैं या जिन्होंने क्लासेस को लेट ज्वाइन किया है, उन सभी बच्चों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये 20 दिन के अंदर मैक्सिमम सिलेबस कवर करना इंपॉर्टेंट है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं उसका मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, एक बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि जैसे जैसे आप एग्जाम की तरफ बढ़ोगे वैसे वैसे जो स्ट्रेस है, जो बर्डन है, वो क्या होता जाएगा, वो प्रेशर बढ़ता जाएगा, है ना। ये तो मानते हो कि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा, जो आपका स्ट्रेस लेवल है, जो जो टेंशन है, जो दिमाग पे लोड होता है, जो प्रेशर होता है, वो क्या होता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। तो अगर वो स्ट्रेस भी बढ़ रहा है और आपका सिलेबस भी पेंडिंग है बहुत सारा, तो वो स्ट्रेस डबल हो जाएगा, है ना। ये तो मानते हो। एटलीस्ट अगर आप सिलेबस को काफी अच्छे से, काफी सारा सिलेबस कवर कर लेते हो, तो एटलीस्ट जो सिलेबस वाला स्ट्रेस है वो आपका कम हो जाएगा। जो सिलेबस को लेके थॉट है ना, वो आपके क्या हो जाएंगे, वो कम हो जाएगा, है ना। तो अप्रोच क्या होनी चाहिए, अप्रोच ये है, देखो सबसे पहले तो जो बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर डर लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है, तो उन चीजों का कोई फायदा नहीं है। आपको पता है कि ऑफिशियल नोटिस है, 5-7-10 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, कुल मिला के आपका एग्जाम जून में ही होगा। वो फिर 10 को हो, 20 को हो, 25 को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात तो कन्फर्म है। अब ऑप्शन क्या है आप लोगों के पास, आप लोगों के पास दो ही ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो है कि आप अपना जो रोना धोना है वो करते रहो, है ना,
एक तो रोना धोना करते रहो, और दूसरा स्टार्ट प्रिपेयरिंग वेल प्रॉपरली। जितना भी लाइटली चीजों को ले रहे थे वो कर लो। आपके पास दो ही ऑप्शन है, देखो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो रोना धोना कर लो या फिर आप अपनी पढ़ाई शुरू करो। दोनों में से जो आपको सही लगता है। देखो मेरे को तो ना इस चीज से साइड पे कर दो, मैं पहले बता रहा हूं, मेरे को ना इस चीज से साइड पे कर दो। आप लोगों को पता है कि आपका एग्जाम क्रैक होता है तो फायदा आपका है, नहीं होता नुकसान भी आपका है, यस और नो। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर आप आप AIR 1 लेके आओगे तो उससे मुझे कोई मेडल मिल जाएगा, नहीं मिलेगा ना। अल्टीमेटली हमें सिर्फ उस चीज की खुशी होती है कि आप लोग अपनी पढ़ाई पे फोकस करोगे, आप लोग अपने करियर में आगे बढ़ोगे। अल्टीमेटली हम तो यहीं पे बैठे हुए हैं, आप जाओगे, अगला बैच आ जाएगा, फिर उनको पढ़ाएंगे, फिर अगला बैच आ जाएगा, उनको पढ़ाएंगे, है ना, समझ रहे हो ना। तो मेरी जो पोजीशन है या मेरी सिचुएशन है वो ये है कि आपको पढ़ाऊं जितना मुझे आता है। अब मैं एक्सपर्ट तो हूं नहीं हर चीज में, बट हाँ मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको जितनी चीजें बता सकता हूँ, जितनी चीजें समझा सकता हूँ, वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोगों की प्रेपरेशन है वो एक अच्छे लेवल की हो जाए। तो यहाँ पर जो इशू है सबसे बड़ा वो यही है कि सबसे पहले आपको अपना माइंड सेट करना पड़ेगा, आपको इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ भाई हमारे पास 2 महीने का ही टाइम है, उस 2 महीने में ही हमें सब कुछ कवर करना है। हमारे पास 2 महीने का ही टाइम है और हमें उस 2 महीने के अंदर ही सब कुछ कवर करना है। इज इट क्लियर? अब सिलेबस कवर कैसे किया जाए, मैं एक छोटा सा तरीका बताता हूं आप लोगों को। उस तरीके को यूज करके आप लोग अपना सिलेबस टाइम से कवर भी कर सकते हो, रिवीजन भी कर सकते हो, MCQ भी लगा सकते हो, सब चीजें कर सकते हो। वो क्या है, देखो आप लोगों के पास प्लस सब्सक्रिप्शन है और आप लोग अभी मूव कर जाइए, जिनका बहुत सारा सिलेबस पेंडिंग है, जस्ट मूव टू द रिकॉर्डिंग्स। ध्यान से सुन लो ये मेरी बात, कुछ दिनों के लिए 8, 10, 15 दिन के लिए लाइव क्लासेस को देखना बंद कर दो। उसका रीजन क्या है, देखिए जब आप रिकॉर्डिंग से कवर करते हो तो रिकॉर्डिंग में ऐसा होता है कि आप एक बार बैठोगे 2-3 क्लासेस को एक साथ भी देख सकते हो। और रिकॉर्डिंग में क्या होता है, रिकॉर्डिंग में आप थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ा के देख सकते हो। मतलब रिकॉर्डिंग का ये फायदा होता है, जब हमारे पास टाइम कम होता है तो हम रिकॉर्डिंग से क्या कर सकते हैं, मतलब अगर आपके पास 10 दिन की छुट्टी है ना, आप कुछ काम नहीं कर सकते ना, तो आप 10 दिन के अंदर 50-60 क्लासेस देख के पेपर 1 पूरा ही खत्म कर सकते हो। ये तो आप मानते हो ना। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है कि इस टाइम पे जो चीजें आपकी हो चुकी हैं उसको भी साइड पे कर दो, उसको अपने रिवीजन मॉड्यूल में डाल दो। और जो आपकी पेंडिंग है, सपोज करो आप बोलते हो कि सर मैंने ना लेट ज्वाइन किया, मेरी पेपर 1 की 5 यूनिट्स पेंडिंग है। मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं, सर मेरे पेपर 1 की 5 यूनिट्स पेंडिंग है, बाकी मैंने 5 यूनिट्स कर ली हैं, बट मेरी 5 यूनिट्स पेंडिंग है। अब एक बात कंफर्म है कि आपको मेरी सिलेबस में सॉरी मेरी प्रोफाइल में हर यूनिट मिल जाएगी, है ना। रिकॉर्डिंग से नवंबर के बाद जितनी भी कोर्सेज है वो सारे अपडेटेड कोर्सेज हैं, तो आप वहां से कर सकते हो। तो आप 5 में से देखो, सपोज करो आपका लॉजिक का रीजनिंग पेंडिंग है, आपका DI पेंडिंग है ना? तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे। आप क्या करोगे, आप सिंपली LR का कोर्स ओपन करोगे। क्या करोगे, लॉजिक का रीजनिंग का कोर्स ओपन करोगे और उसकी रिकॉर्डिंग से उस यूनिट को कवर करोगे, और उस टाइम पे और कुछ नहीं सोचोगे, और किसी चीज के बारे में नहीं सोचोगे। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, हमारे दिमाग में जो चीजें है ना,
वो एक ही टाइम पे बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। आप पढ़ एक यूनिट रहे होते हो और दिमाग आपका दूसरी यूनिट में रहता है। फिर आप जब उस यूनिट पे जाते हो तो फिर आप पहले वाली यूनिट पे आ जाते हो। तो ये चीजें हैं, इनको सही करने की जरूरत है। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आप एलआर पढ़ने बैठे हो तो आप सिर्फ यही मान के चलो कि मेरे सिलेबस में ना बस यूनिट ही एक है, एलआर है, मुझे इसको खत्म करना है ना। हमारे सिलेबस में तो और कोई यूनिट ही नहीं है, हमारे सिलेबस का पार्ट ही एलआर है, बस मुझे एलआर ही पढ़ना है। क्योंकि जब तक आप फोकस हो गए, देखो अल्टीमेटली आप मान के चलो, देखो ये एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं जिससे आपको इस चीज में ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएंगे। सपोज करो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब ये 10 यूनिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, है ना। आपके पास ये 10 यूनिट्स हैं। तो आपको पता है क्या करना है, आपको जो भी यूनिट करना है उसे 100% खत्म करके ही आगे बढ़ना है। जैसे अगर अपने पेपर 1 है, आप टीचिंग यूनिट है, आपने टीचिंग यूनिट को अच्छे से एक बार खत्म कर दिया तो आप मान के चलो कि अब सिलेबस कितना रह गया, 90%। बट अगर आपने टीचिंग भी 50% पढ़ा है, फिर आगे रिसर्च भी 50% है, वैसे नहीं करना है, समझ रहे हो ना। तो जो अप्रोच होनी चाहिए ना आप लोगों की, वो इस तरीके से होना चाहिए कि आप जो भी यूनिट उठा रहे हो ना, उसको इस तरीके से करो कि उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। उस यूनिट को इस तरीके से कवर करो कि वो यूनिट आपको दोबारा ना करनी पड़े। क्योंकि अगर बार बार आपको यूनिट कवर करनी पड़ रही है तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है, ये तो आप भी मानते हो, है ना, ये तो मानते हो ना। देखिए अभी मैराथन करने का कोई फायदा नहीं है, मैं बता रहा हूं, अभी मैराथन मत देखिएगा, क्योंकि वो मैराथन दोबारा आएंगी। तो वो जब हम कर लेंगे, लाइव क्लासेस लेंगे, मोस्ट प्रोबेबली मई में शुरू करेंगे, तो वहां पे करिएगा। अभी फिलहाल के लिए आप प्लस में जितना आपको पढ़ाया गया है, जितनी चीजें आपको कवर करवाई गई हैं, आप उस पर फोकस रखिए, उस पर फोकस रखिए। राइट। अब मैं शेयर कर रहा हूं आज आपके साथ पीवाईक्यू की फाइलें, आज आपके साथ पीवाईक्यू की फाइलें शेयर कर रहा हूं, टेंशन मत लो, क्लास के बाद ही शेयर कर दूंगा। ओके, तो ये यहां पर ये वाली स्लाइड थी। देखो इस 20 दिन के अंदर आपका फोकस किस पे होना चाहिए। देखो मैं यहां पे अलग बना देता हूं, अप्रैल में 20 दिन, मई में 31 दिन, जून में 10, अपन 10 ही मान के चलते हैं। ये जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए सिलेबस कवरेज पे। ये जो है इसमें जो आपका पेंडिंग सिलेबस है वो प्लस पीवाईक्यू पे, और ये जो टाइम होना चाहिए वो होना चाहिए प्रॉपर रिवीजन का। इस तरीके से आपका शेड्यूल होना चाहिए दोनों पेपर्स का, पेपर 1 और पेपर 2। यार अगर आपको लगता है ना कि सर 60 दिन बहुत कम होते हैं, तो ये सिर्फ आपके दिमाग का एक एक नेगेटिव अजम्पशन है। अगर आप ये सोचते हो ना कि सर 60 दिन बहुत कम होते हैं, मैं इसकी आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब कोविड था ना, जब कोविड था ना तब हमारे एग्जाम 24 सितंबर से स्टार्ट हुए थे। मे भी शायद आप में से कुछ लोग जानते होंगे, 24 सितंबर 2020 से हमारे एग्जाम की शुरुआत हुई थी, मतलब 24 सितंबर से हुआ था। और इसकी नोटिफिकेशन पता कब आई थी? 5 सितंबर को। 5 सितंबर को हमें पता चला था कि 24 सितंबर से हमारा एग्जाम है।
समझ रहे हो ना? इतना तो झटका नहीं दिया ना आप लोगों को। तब सिर्फ 19, 20, 25 दिन का टाइम था बच्चों के पास। तो देखो ये, अब देखो, घूम फिर के मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं, सब चीजों को साइड पे कर दो। मैं सिंपल एक बात बताना चाहता हूं कि अब डू और डाई वाली सिचुएशन है। डू और डाई, या तो करो या मरो, बस बात खत्म। या तो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के 60 दिन तक फुल फोकस होके पढ़ाई कर सकते हो, या फिर रो धो के अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो। ये दोनों चीजों पे फोकस रखो। या तो अपना प्रॉपर एक शेड्यूल बना सकते हो, प्रॉपर अपना फोकस रख के अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हो, या फिर दूसरा जो भी रोना धोना आपका चलता है आप उसको चलाते रहो। क्योंकि आप सोचो, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, आप देखो, रिजल्ट 6% क्यों आता है? 100 में से 6 का नेट और 1 का जेआरएफ क्यों होता है? क्योंकि ये वही बच्चे हैं जिनका फोकस एक्चुअली में एग्जाम क्रैक करने पे होता है ना? जिनका एक्चुअली में फोकस होता है एग्जाम को क्रैक करने पे कि हमें भाई क्रैक करना है। और बाकी ये जो 94% वाले होते हैं वो उसी तरीके की कैटेगरी में आते हैं जो आप ये वो सोच रहे हो कि सर होगा, नहीं होगा, सर टेंशन हो रही है, सर ये हो रहा है, सर वो हो रहा है। नहीं, बताइए। मैं आपको अगले 2 महीने में पढ़ाने वाला हूँ, जितना हो सकेगा उतना पढ़ाने वाला हूँ, जितना ज्यादा हो सकेगा उतना पढ़ाने वाला हूँ। उसके बाद अल्टीमेटली आपकी सक्सेस और फेलियर की आप ही जिम्मेवार हो। क्योंकि देखो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जैसे हम अक्सर बोलते हैं ना कि टीचर तो सारी क्लास को पढ़ाता है, उसी क्लास में से कुछ लोग टॉपर निकलते हैं और कुछ लोग फेल हो जाते हैं। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि टीचर की गलती है, टीचर तो सबको उसी तरीके से पढ़ा रहा है ना? टीचर तो उसी तरीके से पढ़ा रहा है, उसी के पढ़ाए हुए बच्चे, एक टॉप कर रहा है और एक फेल हो रहा है। इसका मतलब टीचर के एंड से तो कोई मिस्टेक नहीं हो रही ना। टीचर ऐसा तो है नहीं कि भाई जो बच्चे फेल हो रहे हैं उनको मैं पढ़ा नहीं रहा था और जो बच्चे टॉपर आए हैं उनको मैं अलग से पढ़ा रहा था। नहीं, ऐसा नहीं होता। पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाता है कि हम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेते हैं। हम खुद के काम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेते हैं। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तभी आप अचीव कर पाओगे। अब मैंने तरीका आपको बता दिया कि जिनका बहुत सारा सिलेबस पेंडिंग है वो 10-15 दिन के लिए लाइव क्लासेस बंद कर दो देखनी, वो सब रिकॉर्डिंग से फटाफट से सिलेबस कवर करना शुरू कर दो। जिनका थोड़ा बहुत कम है वो 1 हफ्ते के लिए रिकॉर्डिंग बंद कर दो, क्योंकि देखो प्रोफाइल में सब कुछ आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है ना? सब कुछ रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है। तरीका मैंने आपको बता दिया है। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि आप लोगों को ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पैनिक नहीं होना। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है वो जो आप लोग करते हो। कल से आधे लोगों को रात को नींद नहीं आई होगी, ट्रस्ट मी। आप में से ही आधे लोग होंगे जिनको रात नींद नहीं आई होगी। प्रियंका, सब देखो यार, सारे कोर्सेज मेरी प्रोफाइल में ही है। मेरी प्रोफाइल में जाके सी ऑल करो कोर्सेज को, सब मिल जाएंगे, है ना? आधे लोगों को कल रात नींद नहीं आई होगी।
तो पॉइंट क्या है, पैनिक होना एक नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है, पैनिक कोई भी हो जाता है जब इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है, बट पॉइंट वही आ जाता है, पॉइंट वही आ जाता है कि हम व्हाट वी कैन डू, जो कर सकते हो उस पे फोकस करो, जो नहीं कर सकते उस पे फोकस मत करो। अब सोचो, अगर मैं बोलता हूं कि मैं आपको एनटीए ने 70 दिनों का टाइम दिया, चलो 70 छोड़ो, 60 दिनों का टाइम दिया, कितना टाइम दिया, 60 डेज का आपको टाइम दिया है ना, 60 डेज का टाइम दिया है, 60 डेज का टाइम दिया है, तो आप 60 की जगह पर एनटीए को ये नहीं बोल सकते कि हमें 120 डेज दो, है ना, ये नहीं कर सकते, क्योंकि वही अथॉरिटी है, उन्होंने आपका एग्जाम देना है, उन्होंने आपका रिजल्ट देना है, तो ये आप उनको तो नहीं बोल सकते। बट हाँ, आप मेहनत करके 160 दिन को 120 डेज में कन्वर्ट जरूर कर सकते हो, है ना। अरे बेटा, जितना आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है उतना ही पढ़ लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? देखो यार, आपको जिस चीज की जरूरत है वो आपको सब मिलेगा, आप उसकी टेंशन मत लो। मुझे भी पता है कि एमसीक्यू करवाने हैं, मुझे भी पता है पीवाईक्यू करवाने हैं, तो जो मेरे काम है ना, आप उसको मुझ पे छोड़ दो, जो तुम्हारा काम है पहले वो करो, समझ रहे हो ना। जो मेरा काम है उसको उसे उसे मेरे पे छोड़ दो, जो तुम्हारा काम है उस पे काम शुरू करो, क्योंकि अल्टीमेटली देखो, आप लोगों को पता है, जैसे कल का दिन गया, आज का दिन चला गया, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कब आपका जून का महीना आ जाएगा। टाइम तो रुकने वाला है नहीं, ये इस बात में तो किसी को कोई डाउट नहीं है, इस बात में तो किसी को कोई शक नहीं है। अगर आप सोचो कि टाइम रुक जाएगा, तो ये तो होने वाला है नहीं, ये तो पॉसिबल है नहीं। टाइम आज तक किसी के लिए रुका नहीं है और वो रुकने वाला नहीं है ना। टाइम तो रुकने वाला नहीं है। किया क्या जा सकता है, पॉइंट वही है कि इस टाइम पे तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम इस टाइम पे क्या कर सकते हो, उस चीज पे फोकस करो। इस टाइम पे तुम क्या कर सकते हो, उस चीज के बारे में सोचो। या तो इसी चीज के बारे में सोच के डरते रहो कि यार कब एग्जाम आएगा, सिर्फ 60 दिन है, अब 50 रह गए, अब 40 रह गए, या तो ये करते रहो, या फिर एक शेड्यूल बनाओ, एफर्ट्स लगाओ और अपना 100% देके चीजों को खत्म करो। सर स्टडी करने दो प्लीज। तो मैं क्या, स्टडी करवा दो? अरे भाई, मैं पिछले 4 महीने से पढ़ा ही रहा हूं, इस चीज की जितनी जरूरत है ना आपको, आज की क्लास में उतनी पढ़ाई की जरूरत नहीं है जितनी इस गाइडेंस की जरूरत है, समझ रहे हो ना। पढ़ते तो हर रोज ही हैं, आज आपको इस चीज की जरूरत है। क्योंकि पढ़ने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो हम हर रोज पढ़ते ही हैं, बट जब जिस चीज की जरूरत होती है उस चीज पे फोकस करो। समझ रहे हो ना। क्योंकि देखो यार, मैं आपको बताता हूँ, मुझे देखो, अब यार देखो, एक चीज होती है, जब आपके पास 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं, 5000 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो
जरूरी नहीं होता कि हर किसी को जो आप पढ़ा रहे हो वो अच्छा ही लगेगा, है ना। बीच में 2%, 4%, 5% होते हैं, उनको वो चीजें अच्छे नहीं लगती, तो उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता यार। मुझे उस चीज पे फोकस करना होता है जो मुझे लगता है कि सही है। बीइंग अ टीचर मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सिर्फ पढ़ाना ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें होती हैं जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस वजह से मैं बीच बीच में इस तरीके के सेशंस हैं वो लेता रहता हूँ। अब आप खुद सोचो, मैं आपको बताता हूँ, मैं एक चीज और बताता हूँ, थोड़ा सा इस चीज को ध्यान से सुनना। जब से ये सेशन शुरू हुआ है ना, सबसे ज्यादा बच्चे आज की क्लास में हैं, आपको पता है। मतलब आज की क्लास में 100 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनके मैंने पहली बार नाम पढ़े हैं। तो मतलब ये वो बच्चे हैं जो कल जागे हैं, इनकी नींद कल खुली है, इनको अब लगा है कि नहीं यार अब तो एनटीए ने झटका दे दिया है, अब तो पढ़ने की। और सबसे ज्यादा पैनिक में यही बच्चे हैं जो अभी तक एकदम से मौज में थे, जो एकदम अभी तक निंद्रा में थे कि चलो कोई बात नहीं, देखा जाएगा, बहुत टाइम है। नहीं, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ कुछ की बात कर रहा हूं। जो सबसे ज्यादा पैनिक हो रहे हैं वो इसी वजह से हो रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सारा टाइम मौज मौज में निकाल दिया। देखो एक बात याद रखो, ध्यान से दिमाग में बिठा लो, 10 अप्रैल और 10 जून, ये जो टाइम निकल चुका है इसकी आपके भाई कोई वैल्यू नहीं है। 10 जून आपका एग्जाम है, मतलब हम अप्रोक्सीमेटली मान के चल रहे हैं, तो बस यही टाइम है आप लोगों के पास। या तो इसको यूज कर लो या फिर इसको खराब कर दो, अल्टीमेटली डिसीजन आपका ही है। और अगर आप में से कोई बच्चा ये सोच रहा है, इफ द पीपल थिंक कि यार हमारे पास टाइम कम है, तो ये आप लोगों का वहम है। बात समझ आई। और एक और चीज देखो, ये बैच है आप लोगों को पता है एक सर्कुलर फॉर्म में शुरू हो जाता है। अब सपोज करो आपने कम्युनिकेशन कवर किया हुआ है और कम्युनिकेशन दोबारा आ रहा है, तो उसको दोबारा मत करना। पहले बता रहा हूं, जो यूनिट आपने कवर कर ली, चाहे लाइव से कवर कर ली चाहे रिकॉर्डिंग से कवर कर ली, उसको दोबारा कवर नहीं करना है। बात समझ रहे हो। जो भी यूनिट आपने कवर कर ली है नवंबर के बाद, चाहे आपने रिकॉर्डिंग से कवर की है चाहे आपने लाइव से की है, जिस तरीके से मर्जी आपने कवर की है, उस टाइम पे आप कोई दूसरी यूनिट पढ़ो जो आपने नहीं पढ़ी है, या अपने नोट्स से उसको रिवीजन करो। देखो रिवीजन के लिए क्लासेस देखना इज नॉट द गुड वे जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा। अगर आप सोच रहे हो ना कि आप लाइव क्लास देख रहे हो किसके लिए, रिवीजन के लिए, सो दैट इज नॉट अ गुड ऑप्शन। मैं बता रहा हूं वो एक अच्छी ऑप्शन नहीं है। या तो आप 2x पे रिकॉर्डेड से ही रिवीजन करो, पहली बात। या तो आप 2x पे करो, आपके सारे नोट्स बने हुए हैं, तो आधे टाइम में आपकी वो कोर्स भी हो जाएगा, उसकी रिवीजन भी हो जाएगी। लाइव क्लासेस को रिवीजन के लिए कभी भी यूज नहीं करते हैं, इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट। तो अगर सपोज करो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड पहले हो चुका है, ध्यान से सुनो, टीचिंग एप्टीट्यूड हो चुका है और अभी मैं टीचिंग एप्टीट्यूड ही पढ़ा रहा हूं, तो छोड़ दो इस कोर्स को, कुछ और पढ़ो जाके। आज ही छोड़ दो इस कोर्स को, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है। लाइव क्लासेस करने से आपका टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा है कि अगर आप बाद में कभी इसको रिवाइज करना चाहते हो तो रिकॉर्डिंग से कर लेना, बट इस टाइम पे कुछ और पढ़ो जो आपको वीक लगता है, जो आपको आता नहीं है। देखो अब जो बच्चे बोले कि सर कुछ चीजें नई ऐड हुई हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हो, बाद में पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। आपको तो पता है ना कि क्या पढ़ा है, ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ ही चेंज हो गया होगा, 5-7% होगा, बाद में पीडीएफ से उसके नोट्स बना लेना। समझ रहे हो ना। इस टाइम पे जो आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो थोड़ी स्मार्ट होनी चाहिए। स्मार्ट इन द सेंस कि आपको पता होना चाहिए कि चीजें कैसे काम करती हैं।
थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो, समझ रहे हो ना, सोचने की कोशिश करो। अब देखो आज मैं पढ़ा नहीं रहा हूं ना, तो कुछ बच्चों को ना बहुत गुस्सा आ रहा होगा कि हम तो पढ़ने के लिए आए हैं और ये मास्टर है प्रवचन दे दे के हमारा दिमाग खराब कर रहा है। लेकिन मैं मजबूर हूं इस चीज को लेके, क्योंकि मैं हर रोज पढ़ाता हूं, कभी कभी इस सेशन की भी जरूरत होती है। अब 20 डेज पहले आप अपना 20 दिन का शेड्यूल बना लो, आगे का छोड़ दो, सिर्फ इस महीने का सोचो। इस 20 दिन का सोचो कि इस 20 दिन के अंदर सर मेरी पेपर 1 की 4 यूनिट्स पेंडिंग है, तो मैं उसको रिकॉर्डिंग से कवर करूंगा। अब इतना लोड भी नहीं लेना कि इसी महीने में खत्म करेंगे, समझ रहे हो ना, इतना भी लोड मत ले लेना कि बस खत्म करने पे और कुछ समझ ना आए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जैसे सपोज करो अगर आपका 70% सिलेबस पेंडिंग है, तो आप इस महीने में 40 को कवर कर लो, 30 को अगले महीने में ले जाओ। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो कहने का मतलब क्या है कि आप उस बर्डन को ना डिवाइड कर दो थोड़ा थोड़ा। इस महीने में ज्यादा से ज्यादा करो, अगर 1 2 3 यूनिट्स रह भी जाती हैं वो अगले महीने में भी हो जाएंगी। पॉइंट ये है कि आप अपनी एक डेडलाइन बना लो कि इतनी तारीख तक, 15 मई तक, 20 मई तक मुझे अपना सारा सिलेबस खत्म करना है। अपनी एक डेडलाइन बना लो, क्योंकि बेटा 60 दिन बहुत होते हैं, मैं बता रहा हूं 60 दिन बहुत होते हैं। अगर आप सोच रहे हो ना कि टाइम कम होता है, बहुत होता है। 60 दिन का टाइम काफी होता है, सफिशिएंट टाइम होता है ना। बस उस 60 दिन को यूटिलाइज जो करेगा, अच्छे से यूटिलाइज करेगा, उसी को सक्सेस मिलेगी, अदरवाइज आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। हाँ, जो यूनिट्स हो चुकी है आप उसको रिवाइज भी करते जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट क्या है, पॉइंट यहां पर क्या है कि हमें एक राइट स्ट्रेटेजी की जरूरत है। हमें पता होना चाहिए। देखो अब हर बच्चे का अपना अलग सिस्टम है। अगर जैसे मैं अब अगर आप मैं बोलूं कि अगर हम हमारी क्लास में 2000 बच्चे हैं, तो आप लोगों को पता है कि आप हर किसी का पढ़ने का तरीका, हर किसी का रिवाइज करने का तरीका, हर किसी की फैमिली के इशू, हर तरीके का किसी भी बच्चे का कोई भी सेम नहीं है। कोई बहुत फास्ट लर्नर होंगे जिनको पहली बार में समझ आ जाता है, कुछ होंगे जो बहुत स्लो लर्नर होंगे जिनको बहुत कम टाइम में समझ आता है, मतलब जिनको थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। कुछ बच्चे होते हैं जिनकी घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से मजे में एसी में बैठ के पढ़ते हैं। कुछ बच्चे हैं, हो सकता है उनके घर में पंखा चलाने में भी दिक्कत आती है, दूर दराज गांव में बैठे हैं जहां पर नेटवर्क नहीं आ रहा, समझ रहे हो ना। तो इस टाइम पे हर कोई अपने अपने स्ट्रगल से गुजर रहा है, हर किसी का अपना अपना स्ट्रगल है, इस बात को मान लीजिए। अब पॉइंट क्या है बेटा, तुम्हारे पास भी 60 ही दिन है, किसी दूसरे के पास भी 60 दिन है, तीसरे के पास भी 60 दिन है। जितने भी बच्चे इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जितने भी बच्चे इस एग्जाम को देने वाले हैं, सभी के पास सेम टाइम है। सभी के पास क्या है, सेम टाइम है। अब चलो एक बात और, मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनो। अब जो आपकी क्लास में अभी बच्चे हैं, ये सब समझ आ रहे हैं जो बैठे हुए हैं, मेरे को एक बात बताओ, इन्हीं में से बहुत सारे बच्चों का AIR आएगा, इन्हीं में से बहुत सारे बच्चों का JRF होगा, इन्हीं में से बहुत सारे बच्चों का नेट होगा, ये तो मानते हो ना, आप में से ही होगा ना। क्या पता किसका AIR 1 आता है, किसका AIR 10 आता है, किसका JRF आता है, आएगा तो आप में से ही ना, इस बात में तो किसी को कोई शक नहीं है। बट वो कैसे आएगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए एफर्ट करने पड़ेंगे, उसके लिए सोचना पड़ेगा कि हाँ क्या मैं अलग कर सकता हूं। तरीका मैंने बता दिया, अब उस तरीके को यूज करना आप पे डिपेंड करता है ना।
उस तरीके को इस्तेमाल करना वो आप पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो चाहे आज आपकी पहली क्लास है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों ने पैनिक नहीं होना। मैं बता रहा हूं, आप जितना पढ़ रहे हो उसको 100% कवर करो। मैं फिर से बता रहा हूं, भागो मत। ये मत सोचो कि ये भी कर ले वो, जिस भी चीज को कर रहे हो फोकस के साथ करो, अच्छे से करो और उसको इस तरीके से पढ़ो कि दोबारा उसको सिर्फ रिवाइज ही करना पड़े। ऐसा ना हो कि आप फटाफट के चक्कर में पढ़ तो लिए बट बाद में फिर से आपको वो सारी चीजें पढ़नी पड़ जाए। ये वाली गलती बिल्कुल नहीं करनी, ये वाली गलती आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी है। ऐसा ना हो कि फटाफट से आपने सोचा अच्छा ये भी कर दो, ये भी कर दो, वो भी कर दो और बाद में आता जाता आपको कुछ भी नहीं। कि बाद में आता जाता आपको कुछ भी नहीं है, आपको समझ ही नहीं आ रहा, है ना। चलो अब एक काम करो, सबसे पहले आज अभी जैसे ही क्लास खत्म होगी, आज मैं पढ़ाऊंगा तो नहीं आप लोगों को, आज तो आपका दिमागी संतुलन ही ठीक करना है, क्योंकि अगर आज मैंने ये सेशन नहीं लिया तो अगले 10 दिन तक आप मेरा दिमाग खाते रहोगे। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं इसमें एक सेशन पढ़ाई वाला और ऐड करवा लूंगा, मगर आज मैं सेशन इसी में ले लेता हूं ताकि एटलीस्ट प्लस के बच्चों को सारी चीजें मैं बता दूं। स्पेशल तो जब भी टाइम लगेगा वही ले लूंगा। आप अपने लिए बेटा एक, जहां पे बैठ के आप पढ़ाई करते हो वहां पे अपना एक कैलेंडर बना लो 60 डेज का और उसको उल्टी दिशा में लिखना शुरू कर दो। साठ दिन ही मान के चलो, 60 दिन ही मान के चलो। जैसे रात जैसे ही खत्म हुआ दूसरा दिन आया तो इस दिन को क्या कर दो, काट दो कि एक दिन चला गया 59 रह गए। पीछे को लिखने का मतलब पता क्या है, क्योंकि ये जैसे जैसे कम होते जाएंगे ना, आपकी मेहनत करने की जो पावर है ना वो और बढ़ती जाएगी। ये एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है जो हम यूज करते हैं अक्सर, हर बार मैं बच्चों को समझाता हूँ। ये एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है जो आपके दिमाग के साथ रिलेट करती है, जो आपको ये बताती है कि हाँ यार अब 58 रह गए। क्योंकि देखो अगर आप 1 से 60 लिखोगे ना, 1 2 3 4, तो एक को काटोगे ना तो आपके दिमाग में रहेगा अच्छा अभी तो बहुत दिन पड़े हुए हैं, जबकि एक्चुअली में दिन कम हो रहे हैं, एक्चुअली में दिन कम हो रहे हैं, ज्यादा नहीं हो रहे। इस वजह से जब भी हम इस तरीके का कोई भी कैलेंडर बनाते हैं, जब भी हम इस तरीके का कोई भी लिखते हैं तो हम उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लिखते हैं, उल्टा लिखते हैं। उससे क्या होता है, उससे आपको पता चल जाता है कि हाँ यार अब 59 खत्म हो गया, 58 रह गए, फिर 58 खत्म हो गए और लास्ट में एक रह गए, है ना। ऐसा होता है। अभी स्पेशल वगैरह को छोड़ दो, अभी जो आप लोगों को प्लस में पढ़ाया गया है उसको पढ़ाओ, दिमाग में रखो इस चीज को। क्योंकि देखो आप भी यहीं पे हो, मैं भी यहीं पे हूं, मैं भी पढ़ाता रहूंगा, आप भी पढ़ते रहोगे। आपका एग्जाम क्रैक होना ही होना है जो बच्चा मेहनत करेगा। पॉइंट क्या है, पॉइंट है कि सबसे पहले तो शांत रहो, नहाओ, सर पे पानी डालो, दिमाग को ठंडा रखने की कोशिश करो। ये जो एकदम से पैनिक हो रहे हो ना, अपना दिमाग ठिकाने पे रखो पहले तो। दिमाग ठिकाने पे रखो, ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर करने की कोशिश करो। उससे होगा पता क्या, जैसे मैंने ये बोला ना कि 20 सपोज करो आप लोगों की, चलो मैं पेपर 1 की बात करता हूं, अरे क्लास का सब पता चल जाएगा। सपोज करो पेपर 1 की आपकी 5 यूनिट्स पेंडिंग है, तो क्या 5 यूनिट्स 20 दिन के अंदर ही खत्म कर दोगे? नहीं, 3 इस महीने ले लो, 2 अगले महीने ले जाओ। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सिलेबस खत्म करने के पीछे पड़ जाओ, नो। मैं ये चाहता हूं कि आप जिस स्पीड से अभी सिलेबस कवर कर रहे हो ना, उससे उसको थोड़ा सा फास्ट कर दो, उससे थोड़ा सा फास्ट कर दो, वो मैं आपको समझा रहा हूं।
मैं आपके डाउट्स लेता हूं बेटे, पहले मुझे अपनी बात जो है वो बताने। मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि सारी की सारी यूनिट्स इसी महीने में खत्म कर दो। अरे भाई ऐसा भी नहीं होता। देखो एक बात समझ लो, पीवाईक्यू और रिवीजन करने में बहुत कम टाइम लगता है, ये बात आप दिमाग में बिठा लो। जो सबसे ज्यादा टाइम लगेगा वो है सिलेबस कवर करने में। जो सबसे ज्यादा टाइम लगता है वो लगता है सिलेबस खत्म करने में। तो अगर एक बार सिलेबस आपका खत्म होना शुरू हो जाता है, जो आपका सिलेबस खत्म होना शुरू हो जाता है, तो अपने आप उसकी रिवीजन की स्ट्रेटेजी बन जाती है, अपने आप उसके एमसीक्यू लगाने की स्ट्रेटेजीज बनना शुरू हो जाती हैं। बट पॉइंट यहां पर क्या है, यहां पर भागना भी नहीं है, बस थोड़ा स्पीड को बढ़ाना है और कुछ नहीं करना। जो स्पीड है उसको थोड़ा पेस अप करने की कोशिश करना है। देखो देखो अब ये जो आपके घरों की कहानियां हैं, देखो इसमें मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। देखो हर हर घर की वही कहानी है ना। अगर आपकी शादी हो चुकी है और आप ससुराल में रह के पढ़ रहे हो, तो उस चीज को तो मैं देखो उसमें मैं कुछ कह ही नहीं सकता। मैं डाउट्स लेता हूँ बेटा। मैं यहाँ पर सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि भाई मैं सिर्फ आपको ये जो 60 दिन है ना उसकी वैल्यू रियलाइज करवाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि आप उसकी वैल्यू को रियलाइज करें। आप समझ लें कि यही आपकी जिंदगी के सबसे बेस्ट 60 दिन है। अगर आपने इन 60 दिन को सही से यूटिलाइज नहीं किया तो आप लोगों के लिए चीजें बहुत ज्यादा खराब होने वाली हैं। इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लो। समझ आया? तो अभी तक जितना भी आप लोगों को ज्ञान दिया वो समझ आया? डाउट्स भी लेता हूं, पहले मुझे अपनी बात खत्म कर लेने दो। देखो आपको आज इस सेशन की ज्यादा जरूरत है, ये आपको भी पता है। टीचिंग की मेथड्स हैं, टीचिंग की सीबीसीएस, वो सब ऑलरेडी हो भी चुका है और दोबारा भी करवा दूंगा, वो 2 नंबर का क्वेश्चन है। लेकिन आज जो सेशन की जरूरत है ना, वो उससे आप लोगों का अगले 60 दिन का एक रोड मैप बनने वाला है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। इज इट क्लियर? ये बात सभी को समझ आई जो मैं आपको बता रहा हूं? एक ना टेक्निक होती है जिसको आप विजुअलाइजेशन बोलते हो। मुझे नहीं पता कि आपको इस टेक्निक के बारे में कभी किसी ने बताया या नहीं बताया। विजुअलाइजेशन विजुअलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें आप अपनी इमेजिनेशन में कुछ ऐसी चीजें क्रिएट करते हो जो चीजें आप लोग अचीव करना चाहते हो, है ना। विजुअलाइजेशन में आप क्या करोगे, आप विजुअलाइज करोगे आपके एग्जाम का रिजल्ट। जब आप अपने लैपटॉप पे अपना रिजल्ट देख रहे हो और आपका जेआरएफ क्रैक हो गया, मतलब आप उस चीज को विजुअलाइज करो, हर रोज उस चीज को विजुअलाइज करो कि अच्छा यार मेरा ये गोल है कि अच्छा आज मेरा रिजल्ट आ चुका है, मेरा जेआरएफ क्रैक हो चुका है। तो ये जो विजुअलाइजेशन होती है इसको हर रोज अपने मतलब डेली रूटीन का पार्ट बनाओ। अच्छी चीजों को सोचना शुरू करो। जितना मतलब देखो अल्टीमेटली हमारे अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है। या तो उस एनर्जी को पॉजिटिव साइड पे लगा दीजिए या उस एनर्जी को नेगेटिव साइड पे लगा दीजिए। एनर्जी एनर्जी ही रहेगी। अगर उस एनर्जी को पॉजिटिव साइड पे लगा दिया तो वो आपके लिए बहुत सारी चीजें पॉजिटिव कर देगी, और अगर उस चीज को एनर्जी को नेगेटिव साइड पे लगा दिया तो वो सारी चीजें क्या कर देगी, आपके लिए नेगेटिव कर देगी। तो आपने डिसाइड करना है। अब या तो विजुअलाइजेशन में ये सोचते रहो कि यार मैं फेल हो गया, मुझसे क्रैक नहीं हुआ, मेरी जिंदगी एकदम से खराब हो गई, या तो इस साइड पे लगा दो,
या फिर अच्छी साइड पे लगा दो कि मेरा जेआरएफ हो गया है, मेरे रिजल्ट को सुन के मेरे मम्मी पापा कितने खुश हैं, मेरी अच्छी एक सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए एडमिशन हो गई है, मुझे हर महीने 30-35 हजार रुपए स्टिपेंड मिलना शुरू हो गया है, या तो ऐसे सोच लो। अब डिपेंड आप लोगों पे ही करता है, क्योंकि एनर्जी तो आप ही की है। अगर उसको पॉजिटिव साइड पे लगाओगे तो अपने आप में पॉजिटिव चीजें होनी शुरू हो जाएंगी, और अगर उस चीज को नेगेटिव साइड पे लगाओगे तो सारी चीजें नेगेटिव होनी शुरू हो जाएंगी। करना आपको ही पड़ेगा, अल्टीमेटली आपको पता है यार, आपकी हम आपको जितना मर्जी पढ़ा दें, हम आपको जितना मर्जी समझा दें, अल्टीमेटली जो आपका रिजल्ट है ना, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ यू आर रिस्पॉन्सिबल। तुम्हारा रिजल्ट जो भी आता है ना, उसके लिए फिर कोई मेरा रोल नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स का रोल नहीं है, किसी का रोल नहीं है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो, ये बात मान लो। कल को पास होते हो तो ये भी बोलने की जरूरत नहीं है कि सर आपने पढ़ाया था तो पास हुए। फेल होते हो तो ब्लेम करने की भी जरूरत नहीं है कि सर आपने अच्छा नहीं पढ़ाया इस वजह से फेल हो गए। चाहे पास होते हो चाहे फेल होते हो, वो तुम्हारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली, क्योंकि किसी पे भी ब्लेम करने से कुछ चीजें चेंज नहीं होंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली तुम्हारी ही है, जो भी करना है वो तुम्हें ही करना है, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। बट पॉइंट क्या है, पॉइंट यही है कि अभी जो टाइम है ना, इसको सोचने में, प्लानिंग करने में, इधर उधर की चीजों पे फोकस करने में वेस्ट मत करो। अभी तो एक शेड्यूल बनाओ, जस्ट स्टिक टू इट। शेड्यूल बनाओ, जस्ट स्टिक टू इट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो अपने आप को उस चीज पे स्टिक रखो। हमें पता क्या बोलते हैं, जो एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा ना, ये वर्ड कंसिस्टेंसी। तुम्हारी सक्सेस में एक ही चीज की जरूरत होती है, कंसिस्टेंसी की। आप थोड़ा भी पढ़ रहे हो ना, हर रोज पढ़ रहे हो, आप उस बच्चे से कहीं अच्छा कर रहे हो जो एक दिन 14 घंटे पढ़ के अगले 7 दिन तक पढ़ ही नहीं रहा। आपको जितना ज्यादा टाइम मिल रहा है, जितना ज्यादा एफर्ट लगा सकते हो उतना लगाओ, मगर हर रोज लगाओ। कोई भी दिन अब छुट्टी नहीं होनी चाहिए, किसी भी दिन ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे बेटा, आप लोगों के लिए हर डे की, हर आवर की, हर मिनट की एक वैल्यू है। हर मिनट हर सेकंड की वैल्यू है, इस वैल्यू को समझ लीजिए, इस वैल्यू को समझ लीजिए। एक और चीज बताता हूं, अपने दिमाग में ये रखो कि 60 डेज मेहनत करना चाहते हो या फिर अगले 180 दिन मेहनत करना चाहते हो, ये भी तो दिमाग में रख सकते हो ना, क्योंकि अगला एग्जाम होगा जी दिसंबर में। अगर ये वाला पास नहीं हुआ तो फिर दिसंबर के लिए पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ना बोलो, देखो मुझे ये सारी बातें पता है क्यों बोलनी पड़ती हैं। मैं ये बातें इस वजह से बोलता हूं कि आप लोगों को बुरा लगे, क्योंकि जब तक आपके दिल पे नहीं लगती ना बात, जब तक आपको पिंच नहीं होती ना, तब तक आप मेहनत नहीं करते।
इसको हम रीइंफोर्समेंट बोलते हैं ना। नेगेटिव मोटिवेशन भी दो तरीके की होती है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्योंकि जब तक आपका दिल नहीं टूटेगा ना, आपके अंदर से वो एनर्जी नहीं आती, समझ रहे ना। जैसे लोग ब्रेकअप के बाद ही तो यूपीएससी क्लियर करते हैं ना। तो अगर मैं 2-4 टॉन्ट मार दूंगा आप लोगों को, हो सकता है आपका जेआरएफ क्लियर हो जाए उससे। मेरा इंतकाम देखेगी, हम उन सारी चीजों के बारे में तो सोच भी नहीं रहे। बिल्कुल नरेश, मिल जाएगी फेलोशिप। अब इंतकाम ही दिखाना है, इसी वजह से मुझे आप लोगों को थोड़ा बहुत नेगेटिव भी कभी कभी बार बोलना पड़ता है। मैं आपको बोलता हूँ कि तुमसे तो होगा ही नहीं, तुम तो ना ये 180 दिन के लिए बने हो। तुम लोगों से कहाँ हो जाएगा क्लियर यार। तुमसे कहाँ हो जाएगा, 60 दिन में तुम कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोगों को इस तरीके से मोटिवेट करना पड़ता है, कुछ लोगों को इस तरीके से करना पड़ता है कि हाँ बेटा तुम तो 60 दिन में सब कुछ कवर कर लोगे। क्योंकि सबको साथ में लेके चलना पड़ता है। कुछ लोग होते हैं वो पॉजिटिवली मोटिवेटेड होते हैं, और कुछ लोग होते हैं वो नेगेटिवली मोटिवेटेड होते हैं। अब आप कौन सी कैटेगरी में आते हो इसके बारे में आपको पता होगा। कि आप नेगेटिवली मोटिवेट होते हो या पॉजिटिवली मोटिवेटेड होते हो। जिस तरीके की आपकी इच्छा, मैं तो उस तरीके से आपको मोटिवेट कर दूंगा। मैं खुद नेगेटिव कैटेगरी में आता हूं। मैं कोई काम तभी करता हूं जब मुझे कोई कहता है कि तुझसे नहीं होगा। मैं खुद इस कैटेगरी में आता हूं। हो सकता है आप में से कुछ लोग होंगे जो पॉजिटिवली इस चीज को समझ पाते होंगे कि नहीं नहीं, अच्छे से बोला है तो हम अच्छे से कर लेंगे, पॉजिटिव वाले हो। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्या पड़ता है, फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आपके पास हैं जी 60 दिन, और इन 60 डे को यूटिलाइज करके एग्जाम को क्रैक करना। दैट्स द ओनली थिंग, और कुछ नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा जो घोड़े होते हैं ना, जो घोड़े होते हैं उनकी आंखों पे ना ऐसे एक वो लगा हुआ होता है, ऐसे करके लेदर के स्ट्रैप से लगे हुए होते हैं, इस तरीके से थोड़ा आगे की तरफ होते हैं ऐसे। देखा होगा आप लोगों ने, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं। लेदर के स्ट्रैप्स होते हैं जो थोड़ा आगे की तरफ होते हैं। वो क्यों होते हैं, ताकि घोड़े का फोकस ना बिल्कुल सामने की तरफ रहे जहां पर वो जाना चाहता है। तो अपने आंखों पे भी ऐसे ही लगा लो स्ट्रैप, इधर उधर देखना बंद कर दो। यूट्यूब पे कौन सी वीडियो आ रही है, कौन से लोग धरना दे रहे हैं यूजीसी पे, कौन से लोग 12% की बात कर रहे हैं, क्या 6% है, ये सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं। आपको पता है कि अगर देखो यार, सिंपल सी बात है, आप लोगों को पता है कि सर जिस बच्चे ने पास होना है उसने 6% में भी हो जाना है, और जिसने नहीं होना उसने 12 में भी नहीं होना। ये बात क्लियर है, ये बात बिल्कुल भी क्लियर, बिल्कुल क्लियर है कि जिस बच्चे ने क्लियर करना है ना उसने 6% में भी कर देना है, और जिसने नहीं करना वो 12 में भी नहीं होगा, और बाद में रोना धोना शुरू हो जाता है लोगों का। तो या तो इन सारी चीजों में जाओ और अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट करो। अब सोचो, जो लोग फाइट कर रहे थे, इतना धरना दे रहे थे, अब एग्जाम आ गया 60 दिन का, ना उस साइड पे रहे ना इस साइड पे रहे। एग्जाम आ गया 2 महीने के बाद, अब ना तो जून के लिए तैयारी कर सकते हैं, और उधर से भी लटका दिया, बीच में लटक गए। उतना ही टाइम अगर आप तैयारी को लगा दो तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। देखो, जिसको जो करना है वो करो। मेरा पर्पस सिर्फ ये है, बीइंग अ टीचर, मैं सिर्फ आप लोगों को ये समझाना चाहता हूं कि बेटा ये जो 60 डेज हैं ये आपके करियर के ऑन अ सीरियस नोट, ऑन अ सीरियस नोट, ये आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं खुद जानता हूं कि फेलियर को एक्सेप्ट करना कितना डिफिकल्ट हो जाता है।
नीचे गिर के ऊपर उठना कितना डिफिकल्ट हो जाता है। मैं नहीं चाहता कि आपको फिर से दिसंबर वाला एग्जाम देना पड़े। सीरियसली मैं सिर्फ एक ही चीज चाहता हूं कि आपके पास 60 दिन है, इन 60 दिन में मेहनत करो, ये 60 दिन में एफर्ट्स लगाओ, इन 60 दिनों में जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करके अपने एग्जाम को क्रैक करो, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, है ना। सर माई स्टडी कॉर्नर, चलो अभी मैं डाउट्स लेता हूं एक एक करके। पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव वाइब्स, तो ये अच्छी बात है। वैसे मैं पर्सनली ये सारी चीजें नहीं करता था, मतलब कुछ बच्चे ऐसा रखते हैं विश्वास जो यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं, मतलब वो ऐसी चीजें चिपका के, मतलब अच्छा है, मोटिवेटेड रहते हैं, मगर मैं थोड़ा इन सारी चीजों से अलग था। मैं कुछ नहीं ऐसा, बस मेरे सामने माई जीआरएफ इज कमिंग लिखा हुआ होता था और कुछ नहीं होता था। अरे बेइज्जती नहीं की है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ बेटा कि हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, बेइज्जती थोड़ी कर रहा हूँ। अगर आपको इस चीज से खुशी मिलती है, अगर आप इस चीज से पॉजिटिव होते हो तो करो जरूर, क्यों नहीं, है ना। मैं तो सिर्फ आपको अपना व्यू पॉइंट बता रहा हूँ। यस, ये चीज मैं अब सबके डाउट ले रहा हूं। देखो ये चीज 60 से पीछे की तरफ चलना शुरू कर दो। एक दिन में कितनी क्लासेस करें, देखो आप पे डिपेंड करता है कितनी कर सकते हो, जितनी क्लासेस आप करना चाहते हो, दो तीन चार, जितना आपको टाइम मिलता है। जैसे सैटरडे संडे आपका ऑफ होता है तो उसमें और भी ज्यादा टाइम लगा सकते हो ना। ये भी हो गया, ये तो सेम ही चीज है। सर मेरा क्वेश्चन भी सर इस पेपर के लिए सिर्फ आपकी, देखो यार मैं जितना आपको पढ़ा रहा हूँ ना, आप उस पर भरोसा रख के पढ़ो, क्योंकि अगर आप किसी बुक में भी पढ़ोगे ना, उतना तो बुक में भी नहीं रहेगा जितना हम आप लोगों को पढ़ा देते हैं। ठीक है जी, तो जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उसी पे भरोसा रखिए। 13 यूनिट्स, यस कृतिका, अगर आपकी 13 यूनिट्स हो चुकी हैं तो आप इस महीने में कोशिश कीजिए 5 यूनिट्स और कर लीजिए, ठीक है। दोनों पेपर्स की मिला के टोटल अगर 20 है ना, तो अगर आपकी 13 हो चुकी हैं तो उसमें से 5 यूनिट्स आप इस महीने में टारगेट कर लो और 2 यूनिट्स आप अगले महीने में कर सकते हो। पीवाईक्यू, हाँ पीवाईक्यू आपको मिल जाएंगे। एचआरएम ऑफ एफएम, देखो ह्यूमन सोर्स संदेश वो कोर्स रिकॉर्डिंग से कवर कर सकते हो, अगर अपकमिंग में है तो वहां पे भी शो हो जाएगा, एनरोल करना पड़ेगा। पेपर तो में कैसे बैलेंस करे पेपर, देखो बैलेंस करने के लिए तो ऐसा ही होता है, जब आप पेपर 1 पढ़ रहे हो ना तो ये भूल जाया करो कि पेपर 2 भी है आपका, और जब आप पेपर 2 पढ़ रहे हो तो ये भूल जाया करो पेपर 1। हमारा जो मन है ना वो बहुत चंचल है, वो भागता रहता है, तो इस चंचल मन को संभालने की कोशिश करो। अगर आप पेपर 1 पढ़ रहे हो ना तो उस टाइम पे और किसी चीज के बारे में मत सोचो, इससे आपकी स्ट्रेटेजी है वो सही हो जाएगी। देखो यूनिट्स तो मैं सारी लाइव पढ़ाऊंगा ही, वो तो चलती रहेगी। नोट्स तो क्लास में जितना कम बनाओगे उतना भी चलेगा, बस नोट्स पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। ये मैंने डाउट ले लिया ऑलरेडी, ये भी हो गया है। ये पीवाईक्यू मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिए हैं, आप उसको जाके चेक कर सकते हो, ये भी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक तो सब कुछ ही है बेटा, इंपॉर्टेंट ही है। यूजीसी का ऑफिशियल हैंडल हैक हुआ था, बट ये ओरिजिनल हैंडल से ही वो आया, मतलब आइकॉनिक वाले नोट्स आप अपने वो जो आइकॉनिक के वो हैं आपके कोच है उनसे पूछिए, सर बहुत डर लग रहा है, डर लग के क्या हुआ। बहुत ज्यादा नोट्स पे टाइम वेस्ट मत कीजिए, टू द पॉइंट लिखिए। हाँ इंटरनेशनल बिजनेस, देखिए जॉब के साथ तो वही है, जो जो लोग जॉब करते हैं ना उनको ना सिर्फ अपना वेस्टेड टाइम साइड पे करना है, समझ रहे हो ना। जो लोग जॉब करते हैं ना उनको तो ज्यादा सीरियस होके अपने टाइम को इस्तेमाल करना है। जो भी जितना आप मतलब ट्रैवलिंग में पढ़ सकते हो, आप ब्रेक में पढ़ सकते हो, उससे आपको फायदा हो जाएगा। चलिए मुझे लगता है ऑलमोस्ट मैंने आपके जो कॉमन क्वेश्चंस हैं उनका आंसर दे दिया है।
अब ध्यान से सुन लो, देखो ऐसा नहीं है कि आज ही ये सारी बातें हो जाएंगी, अभी बीच बीच में टाइम टू टाइम मैं सारी चीजें आपको बताता रहूंगा। फिलहाल के लिए आप लोग ये मान लो कि 60 डेज हैं और इन्हीं 60 डेज में आपने सब कुछ करना है। यू हैव टू डू एवरीथिंग। जिनकी सारी यूनिट्स हो गई हैं वो टेस्ट सीरीज में जाके PYQ लगाओ, प्रैक्टिस करो, MCQ लगाओ, रिवीजन करो, उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, है ना। देखिए ये कंफर्म है बेटा, जो वो नोटिस आया ना, वो UGC के चेयरमैन का ही नोटिस है। वो पेज हैक हुआ था लेकिन उसको रिकवर कर लिया गया था, समझ नहीं रहे हो, उस पेज को रिकवर कर लिया गया था, उसके बाद ट्वीट आया। देखो अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि आप लोगों को ये पता चल सके कि हमें कौन कौन सी चीजों पे फोकस करना है, किस तरीके से फोकस करना है, और हमारी मेन जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है। अब इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी कंफ्यूजन होगी। बाकी टाइम टू टाइम हम सारी चीजों को डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन आज जस्ट एक प्रॉमिस करके जाइए सब बच्चे कि सर रिजल्ट जो कुछ भी होता है, जैसे भी होता है, हम 60 डेज में अपना बेस्ट देंगे। रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना कि सर 60 दिन के अंदर हम जितनी मेहनत कर सकते हैं हम उससे ज्यादा करेंगे, जितने एफर्ट्स लगा सकते हैं हम उससे कहीं ज्यादा एफर्ट्स लगाएंगे और रिजल्ट लेके आएंगे। मेहनत करोगे तो रिजल्ट भी मिलेगा। अगर आप मेहनत करोगे तो उसका रिजल्ट भी अपने आप मिलेगा। समझ रहे हो ना। बस वही है कि आपको अपने आप पे भरोसा रखना है, आपको अपने आप पे भरोसा रखना है, आपको अपने आप पे ये बात मान के चलिए है कि हाँ बस यही 60 दिन है, जिस 60 दिन के अंदर मुझे इस फर्स्ट अटेम्प्ट को अपना लास्ट अटेम्प्ट बनाना है। जो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट है उसी को हमें अपना लास्ट अटेम्प्ट बनाना है, या जो भी आपका अटेम्प्ट है ये आपका लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, इस बात को दिमाग में बिठा लो। अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर अभी नहीं कर पाओगे तो फिर कभी भी नहीं कर पाओगे। समझ आया। आई होप कि अब थोड़ा रिलैक्स हुआ होगा, थोड़ी आंखें खुल गई होंगी, आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमें किस तरीके से चीजों को अप्रोच करना है, किस तरीके से पॉजिटिव रह के एक एक करके चीजों को खत्म करते चलना है। और 60 दिन बहुत होते हैं, ये मान के चलो। जो 60 डेज का टाइम होता है वो बहुत ज्यादा टाइम होता है अगर यूज करोगे, और अगर नहीं यूज करोगे तो बहुत कम है। मतलब अगर आप एफर्ट्स लगाओगे ना तो 60 दिन भी बहुत होते हैं, और अगर नहीं लगाओगे तो 60 दिन तो ऐसे हवा में उड़ जाएंगे जैसे 2 दिन की ही बात हो रही है। PYQ आपको शेयर हो जाए। देखो यार आप लोग ना PYQ की इतनी ज्यादा टेंशन मत लो, मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो तुम लोड क्यों ले रहे हो। टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो, वहां पे मिल जाएंगे आपको। PYQ लगाने में कितना टाइम लगेगा बताओ, एक यूनिट के PYQ 2 घंटे में लग जाते हैं। मतलब टोटल 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर आप पूरी 35 शिफ्ट के क्वेश्चन लगा सकते हो, तो उसकी टेंशन मत लीजिए, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो मैं आपको बोलता हूँ वो करो, जो मुझे करना है वो मैं कर दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। राइट। चलिए
आज के सेशन में इतना ही। ये आपका एक जस्ट बूस्टिंग सेशन था जिसमें मैंने कोशिश की है कि आपको एक क्लियर रोड मैप प्रोवाइड करूं, जिससे आपको ये समझ आए कि हमें करना क्या है, कैसे करना है और उस चीज को कैसे अचीव करना है। जब आपको ये सारी चीजें पता चल जाएंगी तो डेफिनेटली आप अपने आप समझ जाओगे कि अच्छा यार ये चीज मेरे काम की है और ये चीज मेरे काम की नहीं। आप उन्हीं चीजों पे टाइम लगाओगे जो प्रोडक्टिव हैं और उन चीजों को साइड पे कर दोगे जो अनप्रोडक्टिव। ठीक है, अभी 2 बजे मिलते हैं पेपर 2 की क्लास के साथ। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट कि अब आप लोगों को लग रहा होगा कि नहीं सर, अगर हम 60 दिन में मेहनत करेंगे तो एग्जाम क्रैक हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। देखो, सोचने समझने वाला टाइम गया, एनटीए ने झटका दिया और उस झटके को अब हमें अच्छे वे में लेना है। कम से कम 2 महीने का तो टाइम दिया, ऐसा तो नहीं बोल दिया कि कल नोटिस निकाल के बोल दिया कि सर आपका एग्जाम 1 मई को होने वाला। अगर ऐसा होता फिर तो आधे बच्चे लटक जाते हैं ना पंखे से। तो एटलीस्ट जो चीजें अच्छी हैं उस पर फोकस करो कि इससे भी चीजें खराब हो सकती थी। तो इस वजह से ये जो 60 दिन है उस 60 दिन पे फोकस करो कि अच्छा यार 60 दिन का टाइम है, इसको यूज करना है। पॉजिटिविटी पे फोकस करो, उस चीज को एज अ पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल करो। ठीक है जी, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। बाकी ऑल द बेस्ट, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों के साथ हूं। आप लोगों को जितना हो सकेगा पढ़ाऊंगा, जितना हो सकेगा मैराथन भी चलेंगी, सब चीजें होंगी, बट उसमें आप लोगों का भी उतना ही साथ चाहिए, क्योंकि मैं कितना पढ़ाऊंगा वो इस चीज पे ही डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ना चाहते हो। और जो बच्चे मुझसे पहले से पढ़ रहे हैं उनको पता है कि पेपर से 1-1.5 महीने पहले मेरे अंदर अलौकिक शक्तियां आ जाती हैं, एनर्जी होती है, वो बहुत अलग लेवल पे चली जाती है। फिर मैं 4-4, 5-5, 6-6 घंटे पढ़ाते ही रहता हूँ, पढ़ाते ही रहता हूँ, पढ़ाते ही रहता हूँ। फिर मतलब मेरे को वो खून पीने की आदत सी हो जाती है एग्जाम से 2 महीने मतलब 1.5 महीने पहले। फिर मुझे आपका खून पीना बहुत अच्छा लगता है, तो फिर मैं भर भर के खून पीता हूँ। इस वजह से बी श्योर कि वो टाइम आने से पहले पहले आप अपना ज्यादातर सिलेबस कवर कर लें, ताकि जब मैराथन क्लासेस शुरू हों, जब बड़ी बड़ी क्लासेस शुरू हों, तब आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है जी, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। बिल्कुल घबराने की, जस्ट चिल, बताया ना मैं आप लोगों के साथ हूं। आप लोग मेहनत करो, जो भी प्रॉब्लम आएगी उसका सोल्यूशन मिलके ढूंढेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, चलिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।